प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति के अंदर जो है लगभग बहुत सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे, जिनमें से एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का सामान्य परिचय मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। इसके पश्चात मैंने 1857 की क्रांति का परिचय सामान्य आपका हो चुका था, और इसके बाद में 1857 की क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो भी आपके कंप्लीट हो चुके थे। विद्रोहियों के मुख्य केंद्र और क्रांतिकारी जो नेतृत्व करने वाले जो लोग थे उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे पूर्ण रूप से। विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। इसके पश्चात 1857 के विद्रोह का कालक्रम के बारे में हम शुरुआत करने वाले थे, और आज की क्लास में जो है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है उसका कालक्रम जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार है? चलिएगा, अगर आप तैयार हैं तो 1857 के विद्रोह के कालक्रम आप लोगों ने टॉपिक डाला होगा पिछली क्लास में। 57 की जो क्रांति है उसका जो सही कालक्रम है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार वैसे आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार कालक्रम आप लोगों की नजरों से अगर ठीक से निकल जाएगा दोबारा से तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपको दिनांक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो आप लोगों को डेट याद रखना बहुत जरूरी है। और डेट याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप लोगों को सारा कालक्रम अगर आपको समझ में आ जाता है, जिस प्रकार से मैंने आधुनिक भारत का इतिहास के पूरे पार्ट के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया है, जिस प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से, तो आपको पता है कि कौन सी घटना कब होती है और कौन से क्रम काल के अंदर होती है। 1857 की क्रांति भी उसी प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा दी है। इसके पश्चात एक बार 1857 के विद्रोह की जो कालक्रम है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 26 फरवरी, यानी कि 26 फरवरी 1857, याद करिएगा 26 फरवरी 1857, ठीक है। तो यहां पर तो मैं एक तरफ तो आपको डेट दिनांक डालते चलेंगे, एक तरफ जो है यानी कि कौन सी जगह यानी कि स्थान का नाम भी हम लिखते चलेंगे कि किस स्थान पर हुआ था और किन के द्वारा ये आंदोलन किया गया था या विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो एक तरफ आपको ये भी लिखता चलना है। तो देखिएगा 26 फरवरी 1857 को लिखिएगा इधर, 26 फरवरी 1857 को ये कहां पर होता है? तो ये होता है बहरामपुर का विद्रोह। सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है? बहरामपुर का विद्रोह होता है। ये 19वीं जो बंगाल की नेटिव इफेक्टिव जो छावनी थी वहां से इसका शुरुआत होती है। तो सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को जो है बहरामपुर का विद्रोह होता है। कहां का होता है बेटा? बहरामपुर का, ठीक है। बहरामपुर का विद्रोह लिखिएगा। बहरामपुर का विद्रोह किनके द्वारा किया जाता है? तो ये होती है 19वीं बंगाल, यानी कि 19वीं बंगाल की एक छावनी होती है जिसका नाम होता है नेटिव इफिट। नेटिव इफिट के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है, यह विद्रोह हो जाता है। इसके पश्चात देखिएगा अगली दिनांक 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को क्या होता है? तो बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह होता है बेटा। कहां पर होता है? बैरकपुर छावनी में, ठीक है। बैरकपुर का विद्रोह। अब देखिएगा बैरकपुर का विद्रोह कब होता है? तो 29 मार्च 1857 को होता है। और ये किसके द्वारा होती है, यानी कि ये कहां पर है बैरकपुर? तो ये है मुर्शिदाबाद आपका जो है उस पश्चिम बंगाल, यानी कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के अंदर ही है, ठीक है। बंगाल से विद्रोह की शुरुआत होती है, मुर्शिदाबाद बंगाल में बैरकपुर छावनी है, यहां से विद्रोह की शुरुआत होती है। जो देखिएगा 29 मार्च 1857 को होती है। और ये इसके अंदर जो विद्रोह है वो 34वीं बंगाल की इफेक्ट बटालियन जो थी उसकी 5वीं कंपनी के मंगल पांडे के द्वारा यहां से विद्रोह शुरू हो जाता है। देखिएगा यहां पर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 34वीं बटालियन, 34वीं बटालियन इफिट बटालियन का 5वीं कंपनी, इसकी 5वीं कंपनी का एक सिपाही होता है, ठीक है। कंपनी में एक मंगल पांडे यानी कि एक सिपाही होता है इसका, मंगल पांडे, जिसके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की जाती है। मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह की क्या हो जाती है बेटा? एक सिपाही होता है, इसके द्वारा यहां से शुरुआत हो जाती है। इसको दोबारा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में सामान्य रूप से पूछ ली जाती है। और आप छोटे एग्जाम्स में अगर आप तैयारी करते हैं या फिर आपका छोटा स्तर अगर आपका है तो आप लोग मुख्य रूप से जो है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत का जो दौर है या 1857 की क्रांति होने का जो मुख्य कारण है वो आप लोग मंगल पांडे को ही बताते हैं, ठीक है।
वैसे, लेकिन वैसे ही देखिएगा, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि 26 फरवरी 1857 को बहरमपुर विद्रोह हो जाता है। 19वीं बंगाल नेटिव इफेक्ट बटालियन होती है, इस बटालियन के द्वारा पहले ही शुरुआत हो जाती है। इसके पश्चात देखिएगा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह हो जाता है पश्चिम बंगाल में, जो कि 34वीं बटालियन है। 34वीं बटालियन का मतलब क्या है? 34वीं बटालियन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से मान लीजिए इसमें बटालियन बटी होती है, जैसे क्या होता है कि बंगाल के अंदर बटालियन बटी हुई थी। अब बंगाल के अंदर भारत की बात करें तो 34वें नंबर पर बंगाल की जो बटालियन जो थी उसकी 34वां नंबर था, और 34वें नंबर के अंतर्गत भी जिस प्रकार से अभी आप लोगों को पता है, जैसे अब समझते हैं इसको सामान्य रूप से, यानी कि इन बटालियनों को समझने के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो ये है, जिस प्रकार से मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। अब जिस प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसको आप पुलिस प्रशासक अधिकारी बोलते हैं, तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होता है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी क्या करता है? पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है आपका, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है वो क्या करता है बेटा, यानी कि उनका बंटवारा होता है किनमें? छावनियों में, यानी कि उनका अलग अलग क्या दे दिया जाता है, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका थाना क्षेत्र होता है, थाना क्षेत्र होता है। अब यहां पर देखिएगा जिस प्रकार से पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है, यानी कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है। क्या करता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा, ये इसका काम है पूरे जिले को संभालना। जिले के पश्चात देखिएगा अब ये तहसीलें हो गई। अब जिले के अंदर भी क्या करते हैं, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से तहसीलें हो गई। अब तहसील स्तर पर भी इनको बांट दिया जाता है, ठीक है। और तहसील स्तर पर भी अगर तहसील से भी क्या करते हैं, तहसील के स्तर के बाद में भी जो है उसको निचला स्तर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर जनसंख्या वाला कोई गांव है, कोई छावनी है, या फिर कोई भी और जगह है, ठीक है, तो वहां पर भी उनको बांट दिया जाता है। तो अलग अलग भागों में इस प्रकार से बांट दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यह था कि यहाँ पर 34वीं बटालियन जो थी उसका 5वीं कंपनी, यानी कि 5वें नंबर की कंपनी थी, उस कंपनी के अधीन जो है मंगल पांडे एक सिपाही था। और मंगल पांडे कहां से सिपाही शुरुआत करता है? बैरकपुर विद्रोह, यानी कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से शुरुआत होती है। 34वीं बटालियन का 5वीं कंपनी का एक सिपाही होता है, और सिपाही होने के नाते इसने क्या कर दिया, कारतूस चलाने से इनकार कर देता है। और उसके बाद में सबसे पहले वहां पर जो इनके सीनियर अधिकारी होते हैं, दोनों अधिकारियों की हड़सन की और उनकी मौत कर देता है, यानी कि उनको मार देता है। और उसके पश्चात जो है ये क्रांति का बिगुल बजा देता है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो आई होप आप सभी समझ पाए होंगे इस चीज को कि बटालियन क्या होती है, ठीक है, 5वीं कंपनी क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो जिस प्रकार से तहसील स्तर पर जो है, फिर उसको पंचायती स्तर पर अगर लागू करना होता है, कई क्षेत्र जो है पंचायती स्तर पर भी लागू कर दिया जाता है ना, या फिर जो जिसको आप बोलते हैं नाका बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, या चोंगी बना दी जाती है, मुख्य रूप से वर्तमान समय में चोंगी का प्रचलन है, तो चोंगी बना दी जाती है। तो थाना चौकी होती है, तो उसी प्रकार से चौकियां होती है। इसी प्रकार से पहले कंपनियां चला करती थी, ठीक है। तो 5वीं कंपनी का ये बटालियन का जो 34वीं बटालियन की 5वीं कंपनी का एक सिपाही होता है ये, ठीक है। बस इतना याद रखना, इतना काम हो जाएगा आपका इसमें। इसके पश्चात लिखिएगा 10 मई 1857 को, अगला क्रम देखिएगा 10 मई 1857। 10 मई 1857 को क्या होता है बेटा? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो जाता है। कहां पर होता है बेटा? मेरठ में विद्रोह, मेरठ में विद्रोह। और मेरठ में जो विद्रोह होता है वो किनके द्वारा होता है? तो देखिएगा मेरठ में विद्रोह होता है तीसरी बंगाल, यानी कि बंगाल की तीसरी। देखिएगा यहां पर 34वीं बटालियन की, यहां पर 19वीं बटालियन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे तीसरी की, ठीक है। तो तीसरी, ठीक है। तो देखिएगा जिस प्रकार से 5वीं कंपनी थी, उसी प्रकार से जो तीसरी कंपनी थी उसका बंगाल का लाइट कैवेनियर के जवान एकत्रित होकर क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। बंगाल के लाइट कैवेलियर के सिपाही जो है एकत्रित होकर क्या कर देते हैं बेटा? विद्रोह कर देते हैं, एकत्रित होकर विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से 5वीं कंपनी में मंगल पांडे विद्रोह कर देता है, उसी प्रकार से तीसरी बटालियन जो होती है या तीसरी कंपनी जो होती है उसके अंदर यहाँ के सिपाही एकत्रित होकर विद्रोह कर देते हैं, जिसको मेरठ की क्रांति कहते हैं, मेरठ का विद्रोह कहते हैं। ये 10 मई, देखो अब यहाँ पर डेट में जो अंतर है वो भी आप लोग लिखते चलना, क्योंकि देखिएगा 26 फरवरी को शुरुआत होती है, इसके पश्चात 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से विद्रोह शुरुआत होता था। इसके पश्चात देखिएगा 10 मई 1857 को जो है मेरठ का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके पश्चात अगली डेट लिखिएगा 12 मई, इसके पश्चात 12 मई 1857। 12 मई 1857 को क्या होता है? तो 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं बेटा? दिल्ली पर ये लोग अधिकार कर लेते हैं।
दिल्ली पर अधिकार। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार से मंगल पांडे यहाँ से शुरुआत करता है मंगल पांडे को, फिर उसके पश्चात जो है अन्य सैनिक भी भड़क जाते हैं, मेरठ के विद्रोह सैनिक भी भड़क जाते हैं। फिर जिस प्रकार से भारत के जो पूरी तरह से जो सैनिक विद्रोह होता है, इसको सैनिक विद्रोह नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से सेना एकत्रित होती है और अलग अलग जगहों पर जाकर सैनिक जो है सहयोग करने लगते हैं। इसी प्रकार से सैनिक एकत्रित होकर दिल्ली पर जाकर शासन करने लग जाते हैं, यानी कि दिल्ली को घेर लेते हैं। दिल्ली को घेर लेने के बाद में जो है अंग्रेजों से आजाद करवा देते हैं दिल्ली वाले क्षेत्र को। और वहां पर जो जिसको आप लोग प्रमुख रूप से जो बहादुर शाह सेकंड जो थे, यानी कि मुगल शासक थे अंतिम, बहादुर शाह सेकंड को जो है वापस वहां पर शासक बना दिया जाता है, ठीक है। और उसको शासक बनाकर यानी कि नेतृत्व करने के लिए इसका एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है वक्त सिंह। तो वक्त सिंह को जो है सैनिक नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है और उसी प्रकार से मुख्य सलाहकार भी बना दिया जाता है। तो उस प्रकार से 1857 की क्रांति का जो है शुरुआत इस प्रकार से होती है। इसके पश्चात ये लोग दिल्ली में चले जाते हैं, दिल्ली के ऊपर जाकर अधिकार कर लेते हैं। उसके पश्चात बहादुर शाह सेकंड को जो है क्या बना दिया जाता है, इनका अधिकारी बना दिया जाता है या फिर इनका राजा बना दिया जाता है, इनका शासक बना दिया जाता है। दिल्ली की राजगद्दी पर वापस बिठा दिया जाता है, अंग्रेजों का वहां से वर्चस्व खत्म कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ, 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं ये लोग। इसके पश्चात देखिएगा 12 मई को, फिर इसके बाद में 4 जून 1857 को लखनऊ के अंदर, लिखिएगा 4 जून 1857, 4 जून 1857 में क्या होता है, लखनऊ में भी विद्रोह हो जाता है। लखनऊ और झांसी के अंदर, लखनऊ व झांसी में विद्रोह, लखनऊ व झांसी में क्या हो जाता है बेटा, विद्रोह हो जाता है इसी के साथ में, ठीक है। तो 4 जून 1857 को लखनऊ और झांसी के अंदर विद्रोह हो जाता है एक साथ। इसके पश्चात देखिएगा 5 जून 1857 को जो है, 5 जून 1857 को कानपुर के अंदर विद्रोह हो जाता है बेटा। एक कहां पर हो जाता है, कानपुर में विद्रोह, यानी कि कानपुर में भी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। इसके पश्चात देखिएगा 6 जून या 6 या 7 जून को देखिएगा, 6 जून या 7 जून को 1857 को जो विद्रोह का प्रारंभ होता है वो इलाहाबाद से होता है। इलाहाबाद के अंदर भी क्या हो जाता है बेटा, इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में भी विद्रोह हो जाता है। कितने जून को, 5, 6 और 7 जून को, ठीक है। तो देखिएगा ये था इसका कालक्रम, ये सामान्य रूप से ये था 1857 की क्रांति का कालक्रम, ठीक है। सामान्य रूप से जो डेट है, ये जो दिनांक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके पश्चात में आपको अभी लिखवाऊंगा कि इनके जो अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि कई बार अंग्रेज अधिकारियों के बारे में पूछा जाता है कि जिस प्रकार से दिल्ली का यानी कि दिल्ली में 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, उसको दबाने के लिए कौन सा अधिकारी वहां पर आता है, जिस प्रकार से लखनऊ में कौन सा अधिकारी आता है, झांसी ग्वालियर में कौन सा अधिकारी आता है, कानपुर में कौन सा अधिकारी आता है, कौन सा क्रांतिकारी होता है और कौन सी दिनांक होती है, विद्रोह की तिथि क्या है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए मैं ये सामान्य चीजें आप लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको इस दिनांक के बारे में बहुत ज्यादा भ्रम होते हैं। इस दिनांक के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा भ्रम भी रहते हैं कि कहां से शुरुआत होती है। क्रमबद्ध तरीके से याद रखना, 26 फरवरी आप लोग याद रखिएगा, 26 फरवरी, 29 फरवरी, इसके पश्चात 29 मार्च आप याद रखिए, उसके पश्चात आप 10 मई याद रखिए 1857 को मेरठ में हो जाता है। देखो 26 फरवरी 1857 को बैरकपुर के अंदर हो जाता है, बहरामपुर के अंदर हो जाता है। बहरामपुर विद्रोह जो है 19वीं बंगाल के नेगेटिव इफेक्टिव जो बटालियन होती है उसके द्वारा या छावनी होती है उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर का विद्रोह हो जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, मुर्शिदाबाद के पास में। 34वीं बटालियन की 5वीं कंपनी का एक सिपाही होता है मंगल पांडे, जो कि कारतूस चलाने के लिए, यानी कि कौन सी गन आती है बेटा, एनीफील्ड गन आती है, उस बंदूक को चलाने से वो इनकार कर देता है क्योंकि वो क्या होता है, उसके अंदर सुअर की और गाय की चर्बी से उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, लेप लगा हुआ होता है और उस लेप को जो है उसके ऊपर जो कागज चिपका हुआ होता है उसको जो है मुंह से हटाना पड़ता था। और मुंह से हटाने के कारण जो है इन लोगों में जो मुस्लिम जो सिपाही थे और हिंदू जो सिपाही थे, हिंदू सिपाही जो है यानी कि गाय को अपनी माता मानते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम सिपाही भी जो है इनके विरुद्ध हो गए कि नहीं, हम इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। तो सुअर की चर्बी और गाय का जो मांस था उससे वो मिलकर बनी होती थी और उस कारतूस के ऊपर एक कागज चिपकाया जाता था, उस कागज को मुंह से फाड़कर हटाना होता था, उसके पश्चात उसको किसके अंदर, बंदूक के अंदर डाला जाता था। तो एनीफील्ड जो गन आती है उस एनीफील्ड गन ने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत कर देती है, क्योंकि इसके कारण 1857 की क्रांति की जड़ बहुत गहरी है। 1857 की क्रांति का कारण यही नहीं है मात्र, ये एक कारण उभर कर आया सैनिक रूप से। किसके कारण, सैन्य रूप से, यानी कि सैनिकों का विद्रोह करने का, सैनिक सहयोग करने का कारण क्या था, तो सैनिक इसलिए सहयोग करे थे क्योंकि इस प्रकार की समस्या उनके सामने आ गई थी। उसके पश्चात
जो सैनिक थे उनकी अंग्रेज सुनवाई भी नहीं करते थे, उनको जो है उच्च पद यानी कि उच्च पद के लिए भी क्या नहीं करते थे, पद भी नहीं दिया करते थे, यानी कि कोई भी कितना भी अच्छा काम करके आइएगा उसको पद नहीं देते थे, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी आता था उसको पद दे दिया जाता था सीधा। ठीक है, उसी प्रकार से पद देने के साथ साथ अंग्रेजों यानी कि जो वेतन होता था, जो सैलरी होती थी उन लोगों की, वो भी क्या होती थी, यानी कि हिंदुस्तान के जो सिपाही होते थे, हिंदुस्तान के जो सिपाही वहां पर काम करते थे छावनियों में, उन सिपाहियों को वेतन कब दिया जाता था, जब किसी से युद्ध कर कर आते थे, ना ही उसमें कोई हिस्सा देते थे, नहीं कोई उसका मुनाफा देते थे, जब वो युद्ध कर कर आते थे तब उस समय ही उनको क्या दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी, बाकी उनकी सैलरी नहीं दी जाती थी उस समय। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियां थी और अंग्रेजों की नीतियों ने ही जो है ये 1857 की क्रांति की शुरुआत करवा दी। किसानों की अपनी अलग समस्याएं थी, है ना, इसके पश्चात राजाओं की अलग समस्याएं थी, राजाओं के पुत्र गोद पर निषेध लगा दिया था कि पुत्र गोद नहीं ले सकते, या फिर जिसका शासक या फिर जिस राज्य का शासक अयोग्य लगेगा उसको कंपनी में मिला लिया जाएगा या फिर उससे संधि कर ली जाएगी। तो ये जो नीतियां थी वो अंग्रेजों को यानी कि एक तरीके से क्या कर रही थी, भारतवासियों को एक तरीके से उकसा रही थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिएगा कारण क्या हो गया, राजाओं के कारण, यानी कि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे किसानों के कारण, किसानों से कर अधिक लिया जाने लगा, किसानों को जो है खेतियों के लिए यानी कि वाणिज्य जो कृषि होती थी उसके लिए प्रोत्साहन किया जाने लगा, इस कारण से किसान जो है विद्रोह करने लगे, किसानों की भूमि जो है नीलाम होने लग गई। उसके पश्चात अंग्रेजों ने जो है किसानों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, उनका जो साहूकार वर्ग होता था वो भी उनके ऊपर अत्याचार करता था। और फिर अंग्रेज क्या करते थे, जिस प्रकार से मान लीजिए अकाल पड़ गया, अब अकाल पड़ गया तो अंग्रेजों को कर पूरा चाहिए था, अब अकाल पड़ गया तो किसानों के पास कुछ नहीं है, किसान जो साहूकार जो वर्ग होता था, साहूकार वर्ग किसानों पर दबाव बनाता था, लेकिन किसानों के पास जो भी होता था वो साहूकार ले लिया करता था। अब अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, साहूकार के ऊपर दबाव बनाते थे कि आप दीजिएगा, हमें कहीं से भी लाकर दीजिए, हमें कर चाहिए, वैसे हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। विद्रोह यानी कि कुछ भी हो, चाहे से आप कुछ भी करिए, अकाल पड़िए, चाहे से कुछ भी हो, बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, हमें मतलब नहीं, हमें टैक्स चाहिए समय पर। तो फिर उनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा, उनका अपमान किया जाने लगा, तो इस कारण से साहूकार वर्ग भी जो है क्या आ गया, साहूकार वर्ग भी इनसे नाराज हो गया। इस कारण से बहुत सारे कारण निकल कर आए, किसान इस कारण से नाराज हुए। ठीक है, क्योंकि उनसे कर अधिक लिया जाने लगा, सैनिकों को इस प्रकार से उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनका कोई उच्च पद बदलाव नहीं होता था, और उनको जो है सबसे मेन बात जो थी वो कारतूस निकल कर आए और कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इसी प्रकार से अंग्रेज जो शासक थे या साहूकार जो थे उनका कारण ये था क्योंकि जो शासक थे उनको यानी कि जो अपनी पुत्र होते थे, अगर उनके पुत्र नहीं होता था या फिर उनके परिवार में कोई संचालन करने वाला शासक नहीं होता था तो उसको क्या कर लेते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करते थे। गोद निषेध प्रथा उन्होंने लागू कर दी थी। ठीक है, तो गोद प्रथा निषेध जो लागू करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अंग्रेजों ने जो है बहुत सारी मीठी चालें चलकर अंग्रेज भारतवासियों के साथ में संधियां कर ली, अधिकारियों के साथ में संधियां करने के पश्चात क्या होता है, उनकी बात नहीं मानते हैं फिर अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि आप योग्य नहीं है शासन चलाने के लिए, या फिर उनके जो आने वाली जो संतान है, नाना साहब के बारे में मैंने आपको बताया, उनको पेंशन नहीं दी जाने लगी। झांसी की रानी तात्या टोपी इसलिए आए क्योंकि उनको निषेध यानी कि गोद लेने वाला जो बालक होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको शासक नहीं बनने देते हैं। इस कारण से भी और भी बहुत सारे स्तुति लेकर आते हैं, तो इस प्रकार से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, जिनकी नींव मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दी है। वैसे एक बार रिवीजन हो गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी बातों को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये चीजें कहानी टाइप में है, जो मैंने आपको लिखवाया है वो ऑथेंटिक किताबी टाइप में है, क्योंकि वो चीजें आपको मेंस के अंदर काम आएगी, प्रीलिम्स के अंदर भी काम आएगी, लेकिन ये जो चीजें मैं कहानी जो आपको बता रहा हूं ये भी आपकी एक अहम भूमिका अदा करेगी कि 1857 की क्रांति का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे बताया था और ऐसे ऐसे इन टॉपिकों पर चर्चा हुई थी हमारी। एक बार दोबारा से एक बार दिनांक देख लीजिए, 26 फरवरी 1857 को बहरमपुर से विद्रोह शुरुआत हो जाता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर विद्रोह पश्चिम बंगाल से शुरुआत हो जाता है, मुर्शिदाबाद से। ठीक है, तो मंगल पांडे 34वीं बटालियन की 5वीं कंपनी का सिपाही था बेटा। 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह हो जाता है। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं ये लोग। इसके पश्चात 4 जून 1857 को लखनऊ और झांसी के अंदर विद्रोह हो जाता है। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हो जाता है और 6-7 जून को जो है इलाहाबाद में विद्रोह हो जाता है। ये इनका सही कालक्रम है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, कालक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब टॉपिक डालिए आप लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व विद्रोह के प्रमुख नेता। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिएगा 1857 की क्रांति के 1857 की
क्रांति या विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता डालिए 1857 की क्रांति या विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता, प्रमुख विद्रोही नेता व दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी। चलिए इनके बारे में लिखिएगा। अब मैं इधर एक तरफ आपको जो है एक नंबर लगा के मैं इस तरह आपको केंद्र बताता चलूंगा। इधर में आपको विद्रोही नेता कौन होते हैं, यहां से वैसे आप लोगों को याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है। विद्रोही नेता इधर जो है हम एक बार विद्रोह की तिथि और जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद रहना चाहिए। विद्रोह की तिथि भी जान लेते हैं और इधर हम लास्ट में लिखेंगे अंग्रेज अधिकारियों का नाम, अंग्रेज अधिकारी जो कि दमन करने के लिए भारत में पहुंचते हैं। तो पहला केंद्र होता है बेटा दिल्ली, लिखिए पहला केंद्र दिल्ली होता है। और दिल्ली में कौन होता है बेटा, बहादुर शाह सेकंड। कौन होता है, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। और कौन होता है, एक व्यक्ति होता है जो कि इसकी सेना का नेतृत्व करता है, बख्तर सिंह, ठीक है। तो वक्त खां भी आप इसमें लिख लीजिएगा। बहादुर शाह सेकंड, वक्त खां होते हैं दिल्ली के प्रमुख नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, विद्रोह के नेता। इसकी विद्रोह तिथि होती है 11 मई 1857 को। क्या होती है, 11 मई 1857 को। देखिए बेटा 11 मई 1857। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले सर ने 12 लिखवाया है, लेकिन देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ था इसको समझो। देखिए बेटा 10 मई को मेरठ के अंदर विद्रोह हो जाता है। जैसे ही 10 मई में मेरठ के अंदर विद्रोह होता है, उसके बाद में 11 तारीख को जो है 11 मई को दिल्ली के अंदर विद्रोह हो जाता है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो विद्रोह होता है वो अंग्रेज अधिकारियों को बाहर निकालना चाहते हैं। 11 मई की इसकी शुरुआत हो जाती है। 10 मई को कहां पर हो जाता है, 10 मई को जो है सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हो जाता है, ठीक है। 10 मई में मेरठ में विद्रोह हुआ। मेरठ के सैनिक जो है कहां पर पहुंचने वाले थे, दिल्ली में। बीच में जो रास्ता पड़ा उस रास्ते में जो भी हुआ, 1857 की क्रांति की शुरुआत हो रही थी उस समय। तो 11 मई को जो है दिल्ली के जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। दिल्ली के सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया तो अंग्रेजों को वहां से बाहर निकालना था। 12 तारीख को यानी कि 12 मई 1857 को पूर्ण तरीके से जो अंग्रेज थे वो बाहर निकल चुके थे दिल्ली से। और बहादुर शाह सेकंड और वख्तर सिंह खां जो था, वख्तर खां जो थे, उन दोनों को क्या बना दिया गया था, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बना दिया गया था, ठीक है। तो 12 यानी कि 11 मई 1857 को शुरुआत होती है, 12 मई को अधिकार हो जाता है। एग्जाम में अगर सवाल आपको कंफ्यूज करता है, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि 12 मई को तो जो है 1857 को सॉरी, अगर मान लो जैसे आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है कि बहादुर शाह सेकंड को जो है दोबारा से दिल्ली की राजगद्दी कब मिलती है ना, या फिर कब बना दिया जाता है शासक, तो आपको याद रखना है कि 11 मई 1857 को तो वहां से विद्रोह शुरू हुआ था और 12 मई को पूर्ण तरीके से जितने भी सिपाही थे वो लोग वहां पर आ जाते हैं और वो सिपाही आकर क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं और अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल देते हैं। तो 12 मई 1857 को वापस बहादुर शाह सेकंड को शासक बना दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इतना याद रखना, 11 मई 1857 को यहाँ के स्थानीय जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, 11 मई 1857 को। अब यहां पर देखिएगा यानी कि अंग्रेज अधिकारी कौन था, इसको दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन आया था, वो आया था आपका निकिलेसन, लिखेगा निकिलेसन हडसन, निकिलेसन हडसन, हडसन, निकिलेसन हडसन, ठीक है। निकिलेसन हडसन या फिर हडसन ही आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो हडसन अधिकारी जो था वो यहां पर दिल्ली में आया था, ठीक है, इनका दमन करने के लिए। इसके पश्चात दूसरा केंद्र होता है आपका लखनऊ, दूसरा केंद्र होता है लखनऊ। अब लखनऊ की देखिएगा, लखनऊ के अंदर आपको पता है कि बेगम हजरत महल और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था विरसा कादरी, ठीक है। तो विरजस कादरी जो था और हजरत, लिखिएगा बेगम हजरत महल व विरजस कादरी, विरजस कादरी, ठीक है। विरजस कादरी जो था वो बेगम हजरत महल, इन दोनों ने मिलकर लखनऊ में विद्रोह किया 4 जून 1857 को। कब किया बेटा, 4 जून
1857 को, ठीक है। 4 जून 1857 को इन्होंने लखनऊ में विद्रोह कर दिया। और इसके पश्चात देखिएगा इसको जो है, यानी कि यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कॉलिन कैफवेल। कॉलिन कैफवेल, इसको कैफवेल के नाम से ही आप लोग जानते होंगे। इसका पूरा नाम जो था कॉलिन था, ठीक है। कॉलिन कैफवेल जो था वो अंग्रेज अधिकारी होता है यहाँ पर। इसके पश्चात तीसरा मुख्य केंद्र आपका होता है जिसका झांसी या ग्वालियर आप जिस नाम से जानते हैं, झांसी या ग्वालियर। झांसी या ग्वालियर से आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और कौन होता है बेटा, तात्या टोपी। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी यहां से होते हैं। यहां पर शुरुआत होती है 4 जून 1857 को, यानी कि 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को आपको पता है कि कहां कहां पर शुरुआत होती है, तो लखनऊ और झांसी के अंदर जो है 4 जून 1857 को विद्रोह की सबसे पहले, यानी कि दोनों जगह पर एक साथ शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था जनरल हुरेजा। जनरल हुरेजा इसका नाम था बेटा, जनरल हुरेजा। जनरल हुरेजा जो था इसका नाम था, या हुरोजो जो कहते हैं आप लोग, इसका नाम था, ठीक है। इसके पश्चात चौथा आप लिखिएगा, चौथा आपका कानपुर था। मुख्य केंद्र चौथा जो है आपका कानपुर रहा है। कानपुर की अगर बात करें बेटा तो कानपुर से जो विद्रोही थे वो नाना साहब और तात्या टोपी थे बेटा, नाना साहब और तात्या टोपी, ठीक है। नाना साहब और तात्या टोपी, क्योंकि यहाँ पर नेतृत्व करते हैं नाना साहब और तात्या टोपी आ जाते हैं। ये 5 जून को, यानी कि 4 जून को ग्वालियर झांसी में करते हैं। उसके पश्चात 5 जून को जो है ये लोग कहां पर आ जाते हैं, कानपुर आ जाते हैं। तो 5 जून 1857 को इसकी शुरुआत हो जाती है बेटा, नाना साहब के नेतृत्व में और तात्या टोपी के नेतृत्व में। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है कॉलिन कैफवेल, जो कि कहाँ का अधिकारी होता है, ये लखनऊ और कानपुर दोनों का होता है, ठीक है। तो कॉलिन कैफवेल जो है यहाँ का ही अधिकारी होता है, कैफवेल, ठीक है। कॉलिन और कैफवेल जो व्यक्ति था ये लखनऊ और कानपुर दोनों का क्या होता है, सेना अधिकारी होता है। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि बटालियन होती है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने बात की थी कि 34वीं बटालियन यानी कि उसके अंतर्गत ही आता था कानपुर और कौन सा क्षेत्र आपका, लखनऊ और कानपुर एक ही क्षेत्र के अंदर आता था। तो इसका अधिकारी था, जिस प्रकार से आईपीएस अधिकारी होते हैं तहसीलों स्तरों पर फिर थाने अधिकारी यानी कि थाना अधिकारी बटे होते हैं, तो उस प्रकार से था इनका भी, ठीक है। इस प्रकार से ये शासन करते थे। चलिए कानपुर का हो गया। कानपुर के बाद में आपका मुख्य केंद्र बनता है इलाहाबाद। इसके पश्चात 5वां केंद्र आपका था इलाहाबाद। इलाहाबाद के बारे में लिखिए। इलाहाबाद का मुख्य अगर बात करें तो यहां से नेतृत्व करने वाले थे आपके लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, ठीक है। लियाकत अली खां थे और इन्होंने जो है 6 जून 1857 को कब विद्रोह शुरुआत की थी बेटा, इन्होंने 6 जून 1857 को जो है इन्होंने शुरुआत कर दी थी। और यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कर्नल नील। अंग्रेज अधिकारी का नाम था बेटा कर्नल नील, और कर्नल नील के राज में इन्होंने दम कर दी। इसके पश्चात देखिएगा छठा आपका जो है इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद के अंदर बाद में जो है आपका जगदीशपुर बिहार वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था, पहले लिखवा रखा है वैसे मैंने। जगदीशपुर से कंवर सिंह और अमर सिंह दो व्यक्ति थे। कौन कौन थे बेटा, कंवर सिंह और अमर सिंह थे, दोनों व्यक्ति थे। और इसके इन्होंने जो है 12 जून 1857 को कब विद्रोह कर दिया बेटा, इन्होंने 12 जून 1857 को। इसके पश्चात देखिएगा अंग्रेज अधिकारी कौन होता है यहाँ पर, विलियम टेलर, वो विसिट आयर जिसका नाम है विलियम टेलर जो है यहाँ का मुख्य अधिकारी होता है, जिसका एक नाम और था वो विसिट आयर, दो व्यक्ति थे यहाँ पर भी, ठीक है। इसके पश्चात एक 7वां आपका जो मुख्य केंद्र था वो थी बरेली मुख्य केंद्र था 7वां। बरेली के अंदर देखिए बेटा नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो खान बहादुर खां थे। नेतृत्व कौन करता है 1857 की क्रांति में, खान बहादुर खां। कहां पर, बरेली के अंदर बहादुर खां करते हैं। तारीख कौन सी थी, तो वो दिनांक थी आपकी जून 1857 में। इसकी दिनांक जो है कंफर्म नहीं दी गई है, तो आप लिख लीजिएगा जून 1857, यानी कि लगभग वही 13-14 जून होगी इसकी भी, ठीक है। बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म होते ही मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको पता हो किसी को तो बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं 13 या 14 जून होगी इसकी मेरे हिसाब से, बाकी मैंने नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। इसके बाद में इसका जो अधिकारी होता है, ये क्रांति भी आपकी जो है जगदीशपुर और बरेली और खान बहादुर खां इसका नेतृत्व करते हैं। ये 12 जून को होती है बेटा, ये भी,
ठीक है। ये जून में जो है यानी कि क्रांति भी 12 जून को होती है। इसका अंग्रेज अधिकारी होता है इसमें, जिसका नाम होता है वासेट आयर। वासेट आयर जो होता है, वासेट आयर जो है यानी कि ये दोनों व्यक्ति जगदीशपुर और बरेली दोनों का नेतृत्व करते हैं, विलियम टेलर और वासेट आयर। ठीक है। इसके पश्चात 8वां मुख्य केंद्र था आपका, जिसका नाम था 8वां मुख्य केंद्र आपका मैंने लिखवाया, जिसका नाम था फतेहपुर। ठीक है। तो देखिएगा फतेहपुर था, और फतेहपुर की अगर अपन बात करें तो यहां से नेतृत्व करने वाले थे अजीमुल्ला। कौन थे बेटा? अजीमुल्ला खां थे। ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा अजीमुल्ला खां थे, और अजीमुल्ला खां जो थे उन्होंने शुरुआत की थी विद्रोह की 1857 में, यानी कि इनका जो विद्रोह को जो दमन करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था जनरल रेनिड। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये मुख्य केंद्र रहे हैं। ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं फाइनल रूप से। तो ये आपके 8 मुख्य केंद्र रहे हैं 1857 की क्रांति के। याद रखना, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली और फतेहपुर। ठीक है। यहां से दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड और बख्तर खां होते हैं। 11 मई 1857 को ये शुरुआत कर देते हैं। इसके पश्चात निकलियसियन हडसन जो है यानी कि इनका दमन करने के लिए आ जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल वह विरसी कादरी होता है। ठीक है। विरजिस कादरी होता है जो कि 4 जून 1857 को विद्रोह करता है, और ये कालीन और केसवेल जो है इनका दमन करने के लिए आते हैं। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी के नेतृत्व में 4 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। जनरल हर रोज जो है इसका यहाँ का अंग्रेज अधिकारी होता है, और वो नेतृत्व करता है, अंग्रेज अधिकारी होता है और नेतृत्व करने वालों का दमन करने का काम करता है। इसके पश्चात कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपी 5 जून 1857 को शुरुआत कर देते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली खान 6 जून 1857 को शुरुआत करता है। जगदीशपुर कंवर सिंह और अमर सिंह दोनों मिलकर 12 जून 1857 को विद्रोह करते हैं। बरेली से खान बहादुर खान 12 जून 1857 को विद्रोह कर देता है। इसके बाद में फतेहपुर से जो है अजमल खां होते हैं, जो कि 1857 में क्रांति में अपनी मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं 1857 पर आधारित जो प्रमुख पुस्तकें जो लिखी गई है उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं बेटा। ठीक है। तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है उन पर बात कर लेते हैं, फिर विद्रोह का दमन कैसे हो जाता है उन पर बात करेंगे। अगले बहुत सारे टॉपिक्स आपके उन पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बात याद रखना बेटा, यहां से कोई भी सवाल जो है, जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखवाई है, आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम्स अगर आप लोग देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई सवाल आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको डीपली और विस्तार से लिखवाया है। मैंने इसमें कोई कंजूसी नहीं की आप लोगों को लिखवाने के लिए। चाहे मैंने आपका समय बहुत लिया है, लेकिन मैंने आपको हर चीज जो है बहुत डीपली लिखवाई है, बहुत डीपली मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि बेटा देखिएगा 1857 की क्रांति ऐसी है कि ये लगभग आपको हर एग्जाम जो होते हैं उनके हर एग्जाम के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिएगा, तो एक बार मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा लिखवा देता हूं, उसके पश्चात जो है यानी कि जो विदेशी इतिहासकार थे और भारत के इतिहासकार थे उनको मतों की जो किताबें जो लिखी गई थी उनके आधार पर, ठीक है, या फिर उनके जो मत थे उन पर हम बात कर लेते हैं। चलो पहले आप लोग किताबों के बारे में लिख लीजिए, कौन कौन सी किताबें लिखी गई है मुख्य रूप से लिख लो। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, तो फिर डालो 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। तो 1857 पर आधारित जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका नाम लिखते चलिएगा। एक तरफ आप पुस्तक का नाम लिखते चलिएगा और एक तरफ जो है आप लेखक का नाम भी लिखते चलिएगा। ठीक है, पुस्तक और लेखक दोनों लिख लीजिए, ज्यादा लिखिएगा। पहली पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है द ग्रेट रिपब्लियन। द ग्रेट, लिखिए बेटा, द ग्रेट रिविलियन। द ग्रेट रिविलियन, इसका लेखक होता है बेटा अशोक मेहता। अशोक मेहता। इसके पश्चात दूसरा होता है फास्ट वार ऑफ, लिखिएगा फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
यानी कि पहला विद्रोह होता है इंडिपेंडेंस। लिखिएगा, इसका लेखक जो होता है वो विनायक दामोदर सरकार होता है। विनायक दामोदर सरकार होता है। इसके पश्चात लिखिएगा, तीसरा होता है, तीसरी पुस्तक आपकी होती है जिसका नाम होता है 1857। 1857, ठीक है। मैथ में अगर आप लिखे तो इसका लेखक होता है एस एन सेन। वैसे सामान्य एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं, पीसीएस जैसा एग्जाम देंगे तो आपको इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात लिखिएगा, सिम्पियो माइनॉरिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857। लिखिएगा, सिम्पियो एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके लेखक होते हैं आपके आरसी मजमूदार। इसके पश्चात पांचवी पुस्तक लिखी जाती है, उसका नाम आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटेंट, और ये लिखी जाती है टी.आर. होम्स के द्वारा। इसके पश्चात छठी पुस्तक आपकी लिखी जाती है रिपब्लियन 1857। रिपब्लियन 1857, इसका लेखक होता है आपके पीसी जोशी। इसके पश्चात सातवां आपका जो है पुस्तक है उसका नाम होता है कजेज ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। कजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसके बारे में सर सैयद अहमद खान लिखते हैं इसको। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, याद रखना। कजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी जाती है, इसका नाम याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके पश्चात अब आप लोग विद्रोह का जो दमन होता है इसका मुख्य कारण क्या है उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग लिखिए, टॉपिक डाल लीजिए, और आप लोगों ने लिख लिया होगा ये, ठीक है। लिखिए, विद्रोह का दमन, यानी कि इस विद्रोह का दमन कैसे कर दिया जाता है या कैसे इसका दमन हुआ। इसके मुख्य कारण अलग है, उन पर चर्चा अलग करेंगे। पहले केवल आप दमन लिख लीजिए, फिर इसके पश्चात 1857 के विद्रोह के जो है सफलता होता है या असफल हो जाता है, इसके बारे में लिखते हैं। विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन। अब इनका दमन क्यों किया जाता है वो लिखो। संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। फैजाबाद से मौला अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह का आगाज किया। अहमदुल्ला की कार्रवाई से तिरस्तर होकर अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित कर दिया। आगे देखो, एक ही बार बोलूंगा, मैंने पहले भी कहा था, और लिखना जल्दी है। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया।
तथा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह को अभियोग चलाकर रंगून वर्मन निर्वासित यानी कि बाहर देश निकाला देकर कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोता मिर्जा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली की खूनी दरवाजे के पास खूबी दरवाजा था वो, खूबी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया वापस, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। और उन्होंने क्या कर दिया, समर्पण नहीं किया और वो वहां से नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली। तात्या टोपी की मदद से उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। झांसी से भाग निकली और ग्वालियर पर जाकर तात्या टोपी की सहायता से अधिकार जमा लिया। अंत में 4 जून 1858 को लड़ती हुई उनकी मृत्यु हो गई। अंत में जून का महीना 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए। तात्या टोपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ता रहा। नाना साहब नेपाल चले गए, तात्या टोपी मध्य प्रदेश में रहा, राजस्थान में रहा और अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ता रहा। एक मित्र के विश्वासघात के कारण वो है गिरफ्तार हुआ। तात्या टोपी जी जो है एक मित्र के विश्वासघात के कारण जो है गिरफ्तार हुआ और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 1858 ईस्वी के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं को और सैनिकों को और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। 1857 की क्रांति का दमन करने के दौरान जो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के साथ में, किसानों के साथ में और जो शासक थे या जो साहूकार थे, जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, उनके साथ में उन लोगों ने अमानवीय तरीके से व्यवहार किया था, जिनका शब्दों से जिक्र नहीं किया जा सकता। ठीक है। शहरों को विद्रोहियों का अधिकार से मुक्त कराने के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें खूब लूटा। अनुमान लगाया गया कि केवल अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्या हो गई थी। अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्या हो गई थी। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया तथा अमानवीय यातनाएं दी गई और इस प्रकार से 1857 की क्रांति आपकी समाप्त हो गई। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने सारी चीजों का जिक्र किया है। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिमों की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं मुस्लिम विद्रोह था, कई लोग हिंदू विद्रोह कहते हैं, तो ये एक अलग विचारधारा है। ये लोग पता नहीं किस प्रकार से कह देते हैं, इतिहासकार किस माध्यम से ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भाई भाई बनकर कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग युद्ध करते हैं, लड़ते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, लोहा लेते हैं। अंतिम समय में ऐसा होता है कि जितने लोग 1857 की क्रांति में, जिस प्रकार से अगर बात करें मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग थे नेतृत्व करने में। हिंदू समुदाय के लोग भी थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग अगर आपको पता है तो बहुत ज्यादा लगेंगे। क्यों? इसका कारण ये था बेटा, क्योंकि इसलिए लगेंगे क्योंकि उस समय अंतिम समय में जब 1857 की क्रांति होती है या उससे पहले का जो समय होता है, उस समय भारत के ऊपर अधिकार जो है इन्हीं लोगों का होता है। क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है बंगाल के अंदर नवाब होते हैं, अवध के अंदर भी नवाब यही रहते हैं, लखनऊ में भी नवाब होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो है दिल्ली के ऊपर भी इन्हीं का शासन होता है। ठीक है, तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, जो मुस्लिम है, तो उन लोगों का अधिकार था उस समय।
इस कारण से ज्यादातर नेतृत्व करने वाले जो साहूकार थे, जो शासक थे, या फिर जो शासन चलाने की जो इच्छा थी या फिर लालसा इनकी थी या फिर लालच जो था, इनके कारण भी इन्होंने नेतृत्व किया। जिसके अंदर से देखिए मैंने बताया कि अंग्रेजों के विरोध जो विद्रोह करने वाले नेतृत्व करने में खान बहादुर खान भी थे। इस प्रकार से फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला भी थे, ठीक है। इसी प्रकार से इनको भी जो है देश निकाला दे दिया गया अंतिम समय में। इसके ऊपर 50,000 रुपए की इनाम रखी गई कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको जो है पकड़ा देता है तो इसको 50,000 रुपए इनाम दी जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात सितंबर 1857 में क्या होता है, सितंबर का महीना होता है, अंग्रेज दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, बहादुर शाह सेकंड को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको देश निकाला देकर रंगून जेल के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सितंबर 1857 में दिल्ली से शुरुआत हो गई। इसके पश्चात बहादुर के पुत्र होते हैं जिसका नाम होता है मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, तथा एक व्यक्ति उनका पोता होता है जिसका नाम होता है मिर्जा अबू बकर। और उन तीनों को जो है हडसन ने खूबी दरवाजे के पास में तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी ताकि आने वाले समय में कोई शासक ना बन सके। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र किया गया है, अबू बकर जो था हडसन ने इसी प्रकार से मिर्जा अबू बकर के इसके बारे में कहा जाता है कि इसके परिवार की एक महिला आज भी जो है दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वाली जो बस्तियां हैं उनमें आज भी रहती है। और वो लाल किले पर अपना जो थोड़े दिनों पहले जो है एक केस आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और उस केस के अंदर जिक्र किया गया था कि उस महिला ने दावा किया था कि मैं जो हूँ यानी कि मुगल बादशाहों की जो अंतिम वंशज हूं मैं, और ये लाल किला जो है ये हमारी संपत्ति है तो हमें देने की कृपा करें। तो उसके ऊपर दिल्ली कोर्ट में जो है बहुत भयंकर माहौल पैदा हो गया था और उनका जो वकील है वकालत भी की उन्होंने और केस भी लड़ा उन्होंने, लेकिन अंतिम समय में इसने जो है सरकार ने निरस्त कर दिया और सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो 150 सालों से आप लोग कहाँ थे, क्योंकि अंग्रेजों ने काफी समय से हमारे ऊपर शासन किया। अगर आप लोगों को पता हो तो 150 सालों से आप लोग कहाँ थे, तो वहीं पर उनका केस क्लोज कर दिया गया और इसी प्रकार से उनके बारे में जिक्र किया गया है। कभी आपको टाइम मिले तो जो जी न्यूज वाला है या पता नहीं कौन सा न्यूज वाला है, उनका डीएनए टेस्ट के अंदर ये खबर मैंने भी पढ़ी थी और मैंने न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ा था, तो आप पढ़ सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा सितंबर 1858 को क्या होता है, लखनऊ के अंदर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, परंतु बेगम हजरत महल जो होती है वो अपने आप को अंग्रेजों के अधिकार जो है अंग्रेजों को गुलामी वो नहीं करना चाहती थी। तो सितंबर 1858 को अंग्रेजों का अधिकार वापस हो जाता है लखनऊ के ऊपर, और लखनऊ के ऊपर अधिकार हो जाने के कारण जो है वो नेपाल चली जाती है और नेपाल में अपनी काठमांडू नाम की जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी होती है, जिसके बारे में तो अंत में जून 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले वो इस प्रकार से सितंबर के अंदर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लेता है झांसी के ऊपर। अंग्रेज अधिकार करने के पश्चात जो है प्रसिद्ध हो यानी कि झांसी की रानी के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाती है और उसके पश्चात झांसी से वो निकलकर चले जाते हैं। ग्वालियर के ऊपर वो अधिकार कर लेते हैं तात्या टोपी की सहायता से, और ग्वालियर के ऊपर अधिकार करने के बावजूद जो है 1858 के अंदर लड़ते हुए उनकी मौत हो जाती है बेटा, ठीक है, और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। तात्या टोपी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में छिपते रहते हैं और विद्रोह का नेतृत्व करते रहते हैं। अंतिम समय में एक मित्र होता है उनका जो कि विश्वासघात कर देता है और उनको गिरफ्तार करवा देता है और 1858 में जो है मतलब उनको फांसी दे दी जाती है पूर्ण रूप से, और 1858 के अंत तक विद्रोही जो है पूर्ण तरीके से 1857 की क्रांति कुचल दी जाती है और इसका दमन कर दिया जाता है। उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने और ब्रिटिश विद्रोहियों ने जो लोग थे, जो विद्रोहियों का और जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे या फिर जो जनता थी, उनके साथ में अमानवीय तरीके से ऐसा व्यवहार किया गया है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से क्रांति की शुरुआत वहां से हुई और यहाँ पर आकर सितंबर तक अंत भी हो गया। ये चीजें मैंने कंप्लीट आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई सवाल पूछा जाता है, अगर कोई सवाल बन सकता है तो वो भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा और ऐसा कोई भी शब्द मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए जिसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाए आपके सामने। अब सबसे पहले अगर मान लो जैसे आप लोग मेंस लिख रहे हैं और मेंस के अंदर मान लो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण पूछ लिए जाए, वैसे मैंने आपको सारे कारण मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक बार आपको हिंट दे दूं और टॉपिक में आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग आसानी से आंसर राइटिंग कर सके। तो बेटा थोड़ा सा समय और सही आप लोग लिख लीजिए 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। 1857 के विद्रोह के
असफलताओं के मुख्य कारण, असफलताओं के मुख्य कारण क्या है वो आप लोग देखिएगा। असफलता के मुख्य कारण, विद्रोह का सीमित स्वरूप था, पहला लिखो। विद्रोह का सीमित स्वरूप था, दूसरा लिखो। देशी नरेश एवं सीमांतों को विश्वासघात किया, देशी नरेश एवं सीमांतों का विश्वासघात हुआ उनके साथ। तीसरा लिखो, योग्य नेतृत्व का अभाव था, यानी कि किसी ने अच्छे से नेतृत्व नहीं किया, अभाव था। संगठन का अभाव हुआ, चौथा कारण यह रहा कि संगठन नहीं था, संगठन का अभाव था। पांचवा कारण यह रहा कि निश्चित उद्देश्य का अभाव था इन लोगों में। विद्रोह तो इन्होंने शुरुआत कर दी लेकिन इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। ये लोग स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने अपने मतलब के लिए लोग लड़ रहे थे, अपने मतलब के लिए इन लोगों ने विद्रोह किया था, इसलिए इसका कोई उद्देश्य नहीं था। सीमित साधन थे इनके पास, ये भी आप लिख सकते हैं। जन समर्थन का अभाव था, लोगों को इन लोगों ने साथ नहीं लिया, क्योंकि अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, तो फिर लोग इनके साथ क्यों आएंगे भाई, ठीक है। क्योंकि उनको तो पता है कि अंग्रेज चले जाएंगे या फिर अंग्रेजों से ये छुटकारा पालेंगे, तब भी ये शासक जो है वही दुर्व्यवहार हमारे साथ करेंगे जो पहले करते थे। तो उनको तो पता था कि हमें क्यों मरना है जाकर, तो इन लोगों ने जनता का समर्थन नहीं लिया। इसके पश्चात एक मुख्य कारण वो लिख लो, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां एवं कौशल नेतृत्व करने वाली शक्ति अंग्रेजों के अंदर थी। अंग्रेजों में अनुकूल परिस्थिति एवं कौशल नेतृत्व करने वाला शक्ति जो थी वो अंग्रेजों के पास थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था इस चीज का। अगर मान लो ऐसा हो जाता कि 1857 की शुरुआत जब होती है, वो क्रांति की शुरुआत होती है और अंग्रेज उसी समय इनको दमन करने के लिए चले जाते हैं, इनसे लड़ते आपस में, तो क्या ये विद्रोह ठंडा हो सकता था? नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर अभी गर्म माहौल में अगर अपन लोग चले गए तो आपस में मारकूट होगी, और मारकाट के अंदर जो है शायद अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए बहुत सारे, तो अंग्रेज सेना भी मारी जा सकती है और हम भी मारे जा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया कि जैसे जैसे विद्रोह की शुरुआत हो रही है इसको ऊंचा उठने दिया जाए, यानी कि इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया जाए। उन्होंने 1857 में यानी कि सितंबर के महीने में लास्ट में इन्होंने शुरुआत कर दी। फरवरी से शुरुआत होती है, फरवरी मार्च अप्रैल जून तक चलता है, ठीक है। उसके पश्चात जुलाई अगस्त और सितंबर तक वो लोग शांति से 2 महीने बैठे रहे। उसके पश्चात उन लोगों ने सितंबर से उनकी शुरुआत हुई कि सितंबर ने अंग्रेजों ने अपनी एक कूटनीति बनाई और अंग्रेजों ने पूरे नियम कानून के साथ जो है धीरे धीरे विद्रोह का दमन करना प्रारंभ किया। एक एक जगह चुनकर उन्होंने विद्रोह का दमन किया। सबसे पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली से विद्रोह की आरंभ किया, फिर वो लोग लखनऊ गए, फिर उसके पश्चात में वो कानपुर गए, फिर अन्य जो क्षेत्र थे फिर बंगाल गए, या फिर अन्य जो क्षेत्र थे इलाहाबाद गए, उन क्षेत्रों में जाकर उन्होंने दमन कर दिया। और बहुत आसान तरीके से सितंबर के महीने में 1858 में उन्होंने संपूर्ण रूप से जो है विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है। क्योंकि इनका कोई उद्देश्य नहीं था, ये सब लोग मतलब से लड़ रहे थे। अगर जिस प्रकार से मान लो ये 19वीं शताब्दी में जो लड़ाइयां होती है, जो आंदोलन होते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिन्ना मोहम्मद के नेतृत्व में, या फिर चाचा नेहरू के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, गरम दल नरम दल के नेतृत्व में, जो भी है सारे जितने भी होते हैं, तो क्या अगर इनका एक उद्देश्य होता, अगर जिस प्रकार से इन लोगों को यानी कि जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में जो शासकों ने अपने शासन के लिए और अपनी राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे, वैसे अगर ये लोग लड़ते तो शायद हो सकता था कि आज भी हम आजाद नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य ये था कि हम एक स्वतंत्र देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ नेता लोग थे, जैसे मोहम्मद जिन्ना हो गए, चाचा नेहरू हो गए, ठीक है, या फिर कुछ और भी नेता ऐसे थे जिनका उद्देश्य राजनीति करना था, जिनका उद्देश्य मात्र क्या करता था, कुर्सी हासिल करना था। लेकिन इनमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जिनका स्वार्थ था, बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिनको स्वार्थ से मतलब नहीं था। वो एक समाज सेवी के रूप में, या फिर एक देश के नागरिक के रूप में, या फिर देश को एक देशभक्त कह सकते हैं आप लोग, तो उनके रूप में वो लोग उभर कर आए थे सामने, ठीक है। इस कारण से 1857 की क्रांति में असफलताएं हुई और 1947 तक की लड़ाई में हम लोगों को विजय मिली और अंग्रेजों को संपूर्ण रूप से भारत से निकाल दिया गया, ठीक है। तो यही कारण रहा था बेटा। अब देखिएगा, यानी कि जो 1857 की क्रांति होती है, यहां से अगर सवाल बनता है तो और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे विदेशी जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या लिखा है 1857 की क्रांति के बारे में, तो ये भी आपको जान लेना चाहिए।
और भारत के इतिहासकारों ने क्या लिखा है 1857 की क्रांति में, वो भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि एक यही टॉपिक ऐसा बचता है जिसमें से सवाल बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा सवाल नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा अब हम इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर इतना ही पढ़ लिया है तो इतना सवाल पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा और धैर्य के साथ में आप लोग पढ़िए। तो बेटा लिखिएगा, विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत, यानी कि इस विद्रोह पर जो विदेश के जो इतिहासकार है उनका क्या मत रहा है, उनके बारे में लिखो। विदेशी इतिहासकार यानी कि एक तरफ आप विदेशी इतिहासकार के बारे में लिखते चलना, एक तरफ आप क्या कहा है वो भी लिखते चलना। ठीक है, यानी कि इनका मत क्या था, मत भी लिख लो, एक तरफ इतिहासकार का नाम लिखो। पहला लिखो सर जॉन लॉरेंस। पहला लिखो सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने क्या लिखा है, इनका मत यह था कि यदि विद्रोहियों का कोई भी एक योग्य नेता होता तो, अंग्रेज अधिकारी खुद लिखते हैं, ये खुद इतिहासकार था सर जॉन लॉरेंस, ये कहता है कि यदि विद्रोहियों का कोई एक योग्य नेतृत्व करता होता तो, यह एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते, हम सदैव के लिए हार जाते। याद रखना ये मत किसने कहा था, तो ये सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जैक्ट। याद रखना यदि विद्रोहियों का कोई भी एक नेतृत्व करने वाला नेता होता तो अंग्रेज अधिकारियों ने यह बात कही है कि अगर यदि इस विद्रोह का कोई भी एक ऐसा योग्य नेता होता तो शायद हम हमेशा के लिए भारतीयों से हार जाते। अंग्रेजों ने यह बात कही है, तो सर जॉन लॉरेंस ने अपनी किताब में यह बात लिखी है, यह मत था इसका। दूसरा लिखो, दूसरा मत सर जॉन लॉरेंस का दूसरा मत क्या था, दूसरा लिखो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। इन्होंने यही बात फिर लिखी है, इन्होंने ही लिखी है कि हम हार जाते हैं, पहली बात इन्होंने लिखा। दूसरी बात इन्होंने लिखा कि यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, यह सिपाही विद्रोह थे, जिसके आधार पर आपके भारत के इतिहासकार और आपके भारत के टीचर और आप लोग इस चीज को लेकर दिमाग में गलतफहमी है आपके, ये इस व्यक्ति का मत था, सर जॉन लॉरेंस का मत था कि ये एक सिपाही विद्रोह था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरी डीपली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है कि इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो ये कारण नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसे इसको आप उचित नहीं मान सकते। तीसरा लिखिएगा, तीसरा इतिहासकार था विदेश का, जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रायल। बेंजामिन डिज़रायल था, और बेंजामिन डिज़रायल ने क्या लिखा है, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके पश्चात सर जॉन सील के बारे में लिखो, चौथा इतिहासकार होता है सर जॉन सील। सर जॉन सील होता है और वो लिखता है कि यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, यानी कि इसमें देशभक्त की भावना नहीं थी, बल्कि ये स्वार्थ का विद्रोह था। इसने बिल्कुल सत्य बात लिखी है इसमें। यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना कोई नेतृत्व करने वाला था और ना ही कोई इसका जन समर्थक था, जिसका कोई ना नेतृत्व करने वाला था और न ही कोई जन समर्थक था। ठीक है, इस कहानी असफल हुआ है, इसका मत बिल्कुल सही है। इसके पश्चात पांचवा इतिहासकार लिखता है, जिसका नाम है पार्सविल स्पीकर, यानी कि मेटकेफ जिसको कहते हैं आप लोग, मेटकेफ उसका नाम है। मेटकेफ क्या कहता है कि यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पता नहीं इसने किस मत से कहा है, पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था, और पुनर्स्थापनावादी आंदोलन से इसका तात्पर्य यह था और ये संकेत देना चाहता था कि जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों के ऊपर, जो भारत के राजा थे, जो शासक थे, उनके ऊपर अधिकार कर लिया, तो उनको वापस ये स्थापित करना चाहते थे। इसका मुख्य उद्देश्य किसकी ओर इशारा करता है, क्योंकि दिल्ली के बहादुर शाह पर इसका नजर है और दिल्ली के बहादुर शाह के बारे में ये बात कहता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्या कर लिया था, अपनी राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, तो इस कारण से ये व्यक्ति ये कह रहा है। इसके पश्चात छठा इतिहासकार के बारे में लिखिए, छठा इतिहासकार था पी रॉबर्टसन। पी रॉबर्टसन लिखता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह
केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी के कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस थे। इस व्यक्ति का मत बिल्कुल सही है क्योंकि इसने लिखा जो बात बिल्कुल सत्य लगती है, लेकिन इसका मुख्य कारण ये नहीं है क्योंकि इसने भी कुछ बातें इसमें छोड़ दी है। इन्होंने 1857 का विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह बताया है और जिसका तत्कालीन कारण इन्होंने चर्बी पर लगे कारतूस जो है उनको चलाने से इनकार कर देते हैं, तो उनके बारे में इन्होंने कहा। मंगल पांडे की तरफ ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है। इसके पश्चात 7वां लिखिए, टी.आर. होमन्स लिखते हैं, इतिहासकार होते हैं टी.आर. होमन्स। टी.आर. होमन्स लिखते हैं कि ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। पता नहीं किस एंगल से लगा ये टी.आर. होमन्स को कि ये सभ्यता और बर्बरता, यानी कि जो इनके साथ बर्ताव किया जा रहा था और इनकी जो सभ्यताएं थी उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उसके कारण ये विद्रोह हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, गलत लिखा है इसने। 8वां इतिहासकार का मत क्या था? डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऊट्रम ने लिखा है। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऊट्रम ने लिखा है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हिंदू और मुसलमानों का, दोनों का क्या मिलाकर क्या था? षड्यंत्र था भाई, इन्होंने ये बताया। और एक 9वां इतिहासकार होता है जिनका नाम था रिज। रिज ने क्या कहा है लिखो, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। पता नहीं इनकी दिमाग में कहां से ऐसी सोच आ रही थी, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। कैपलैंड जॉन वुर्सनोटन ने लिखा है, कैपलैंड जॉन वुर्सनोटन ने लिखा है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। अपने अपने मत दिए हैं इतिहासकारों ने, नागरिक विद्रोह था। इसके पश्चात एक 11वां इतिहासकार होता है जिसका नाम होता है टी हुलर। टी हुलर ये बात कहता है कि ये एक एशियाई प्रकार का विद्रोह था। टी हुलर कहता है कि ये एक एशियाई प्रकार का विद्रोह था। और रॉबर्टसन कहते हैं, फिर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स कहता है कि ये वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। पता नहीं क्या सोच रखा है इन्होंने भी, तो ये वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था, ये बताया इन्होंने। अब इसके पश्चात आप टॉपिक डालो, भारतीय इतिहासकारों के मत क्या रहे हैं। अब भारतीय इतिहासकारों के मत भी सुन लो, विदेशियों के आपने सुन ही लिए हैं, तो भारतीय इतिहासकारों के मत भी आप लोग सुन लो। भारतीय इतिहासकारों के मत, भारतीय इतिहासकारों के मतों के बारे में तो आप अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि क्या क्या ये लोग कहते हैं, क्या लिखते हैं। तो एक तरफ आप लेखक की नाम लिख लेना इतिहासकारों का, एक तरफ आप वही मत लिख लेना इनका क्या मत है क्या नहीं है, ठीक है। पहले एक बार में आपको जो विदेशी इतिहासकार थे उनके मतों पर दोबारा चर्चा करने के लिए आपको लेकर चलना। देखो बेटा, इन इतिहासकारों का कहना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से इन्होंने सर जॉन लॉरेंस ने लिखा है, सर लॉरेंस लिखते हैं कि ये पूर्णतः सैनिक विद्रोह था। इसका कारण ये था क्योंकि इन्होंने केवल एक ही चीज पर फोकस किया है। इतिहासकार एक राइटर की एक विशेषता बताता हूं मैं आपको, इतिहासकार हो या फिर कोई लेखक हो। एक बात मैं कह देता हूं आपको, ये क्लियर है, कभी आप भविष्य में आप भी खुद लेखक बनेंगे या फिर आप कुछ चीजें लिखेंगे तो आपको खुद को एक विशेषता होगी और एक खुद की एक शैली होती है। राइटर की एक विशेषता होती है, वो अपनी शैली में काम करता है। अब अपनी शैली में काम करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो अपने नजरिया से किसी चीज को देखता है। एक इतिहासकार है, जिस प्रकार से मान लीजिए आप हैं, अभी आप हैं, जिस प्रकार से अभी ये पेन है, अब मान लो जैसे आपको इस पेन के ऊपर लिखने के लिए कहा जाए कि इसके ऊपर आप लिखिए, अब आप में से काफी लोग लिखेंगे कि ये पेन एक गोल है, गोल आकार का है। आप में से काफी सारे लोग लिखेंगे कि ये पेन हाइट में इतना बड़ा है। काफी सारे लोग आप इसके रंग के बारे में लिखेंगे। काफी सारे लोगों का नजरिया जो है इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसका ढक या इसका नक्कू जो है इसके ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोग आप में से ये लिखेंगे कि इसका उपयोग, आप लोग लिख देंगे कि ये इसका उपयोग क्या है, लिखने में काम आता है, ठीक है। ये किस कंपनी का है, कई सारे लोग इस पर भी काम करेंगे। कई सारे लोग इसके आंतरिक मटेरियल का जो ढांचा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी की अलग अलग सोच है। अब आप लोगों की अलग अलग सोच है। वही बात है कि एक गिलास के अंदर आधा पानी भर दिया जाए तो आधे लोग कहेंगे कि ये आधा खाली है और आधे लोग कहेंगे कि ये आधा भरा हुआ है, ठीक है। और कई लोग कहेंगे कि ये इसमें इतना पानी है और इतना खाली है। तो वही बातें हैं, तो अलग अलग मत होते हैं। वही इतिहासकारों के साथ में भी ऐसा ही होता है। इतिहासकार की एक दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार से इनमें से काफी सारे लोगों ने सैनिक विद्रोह इसको बताया।
इन लोगों ने केवल सैनिक विद्रोह इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने केवल सैनिकों का ही नेतृत्व पढ़ा, क्योंकि सैनिकों ने ही ये काम किया है तो इन्होंने केवल उन्हीं के बारे में पढ़ा और उन्हीं के नजरिए से इनको ये लगा। इसके पश्चात जिन लोगों ने कहा कि ये पुनर्स्थापना करने वाला विद्रोह था, क्योंकि पुनर्स्थापना मतलब दोबारा से बंगाल, जिस प्रकार से दिल्ली के ऊपर इनका शासन हो गया तो उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग क्या करना चाहते थे, अपना क्षेत्र जो है हड़पना चाहते थे, अपनी राजगद्दी जो है सुरक्षित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहा ऐसा। इसी प्रकार से तत्कालीन कारण भी लोगों ने बताए। तो अलग अलग विशेषताएं होती है, इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं। अब भारत के इतिहासकारों पर बात करते हैं। भाई साहब ये तो भयंकर इतिहासकार थे, इन्होंने क्या क्या लिखा है, लिखो। पहला इतिहासकार होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन लिखते हैं, इनका मत क्या था? डॉक्टर एस एन सेन लिखते हैं, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। भाई साहब इनका मत देखो कितना गजब है। डॉक्टर एस एन सन ने लिखा है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, यानी कि 1857 की क्रांति जो शुरुआत होती है, किसके लिए? धर्म के लिए, क्योंकि धर्म के लिए लड़ा जाता है युद्ध या नहीं लड़ा जाता? बताइए, धर्म के लिए युद्ध नहीं लड़ा गया था। इसका एक कारण हो सकता है धर्म, लेकिन युद्ध इसके लिए नहीं होता है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होता है, ये इसकी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 1947 की आजादी की अगर बात करें तो 1757 की अगर बात करें तो 1757 से 1857 की क्रांति का बैकग्राउंड तैयार हुआ था, और 1858 से लेकर 1947 तक की कहानी जो है 1857 की क्रांति ने निर्धारित किया था। कहने का मतलब आप समझ जाइएगा, आज जो आप पढ़ रहे हैं या फिर आज जो आप चीजें सीख रहे हैं या फिर जो आज आप कर रहे हैं वर्तमान समय में, ये आपके आने वाले 40 साल का भविष्य लिखेगा। ये जो आपकी उम्र होती है 18 से लेकर 25 साल की, ये उम्र अगर आप लोग इस उम्र में जो आप कर रहे हैं, यही आपका आने वाले समय में भविष्य लिख देता है। आने वाला 40 साल आपका कैसा होगा, 18 साल से लेकर 22 साल की या 25 साल की उम्र जो होती है, इसमें ही निर्धारित हो जाता है। 18 साल से 22 साल तक की उम्र में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं, तो 40 साल का करियर आपका पहले लिख दिया गया है कि आप इस प्रकार से आपकी लाइफ जिएंगे। अगर आप इस मौज मस्ती में इसको आप निकाल रहे हैं तो आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा 40 साल का भविष्य आपका क्या है। तो हर चीज का टारगेट भविष्य जो है पहले लिख दिया जाता है। 1757 प्लासी के युद्ध से ही 1857 की भूमिका तैयार हो गई थी। 1757 की जो लड़ाई होती है, प्लासी का जो युद्ध होता है, उसी समय 1857 का भविष्य निर्धारित हो गया कि 1857 तक लगभग आने वाले 100 साल में ये हो सकता है। और 1858 से ये लड़ाई की शुरुआत होती है और आने वाले 100 साल में ये हो सकता है, ये निर्धारित कर दिया गया था कि 1857 के बाद में 1947 तक की कहानी लिख दी गई थी कि अब आजादी के नजदीक जा पहुंचे हम लोग। याद रखना। तो जिस प्रकार से मनुष्य की उम्र होती है, मानव की उम्र होती है, आप लोगों की उम्र है अभी 18 से 25 साल का जो एवरेज एज मैंने आपको बताई है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को तो 21-22 साल की उम्र में ही ऐसी मायाजाल में फंसा दिया जाता है कि उनका भविष्य ईश्वर जाने क्या कौन लिखेगा या क्या कैसा होगा, इसके बारे में अपन भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो फैमिली के मेंबर बन चुके होते हैं उस समय। लेकिन बहुत सारे चीजें हैं और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी भी वर्तमान समय में भी बच्चे को 25 साल की उम्र लगभग दी जा रही है। तो 24-25 साल, 22-23 साल की उम्र है बेटा, इसमें जो लिखना चाहते हो आपके आने वाले भविष्य में वो आप लिख सकते हो, अन्यथा फिर आपके हाथ में है आने वाला भविष्य आपका कैसा होगा। इसके बाद में दूसरा इतिहासकार होते हैं जिनका नाम होता है अशोक मेहता। अशोक मेहता का मत क्या है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इनका मत था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसका स्वरूप है राष्ट्रीय। इनकी पुस्तकों के बारे में मैंने आपको लिखवाई दिया है, उन पुस्तकों में से आप लोग देख लेना कि अशोक मेहता की द ग्रेट रिपब्लिक किताब थी, उनमें इसने इस बात का जिक्र किया गया था। इसके बाद लिखिएगा वीडी सावरकर लिखते हैं। वीडी सावरकर का मत था 1857 की क्रांति में, लिखो वीडी सावरकर का मत क्या था? 1857 के विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। भाई 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पश्चात छोटा लिखिएगा डॉक्टर आर.सी. मजमूदार, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था सिवाय मिल्टन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। इन्होंने लिखा था कि तथाकथित यानी कि वर्तमान समय की प्रथम राष्ट्रीय संग्राम
ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था ये। इनका मत ये था कि ना ही तो ये प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है और ना ही ये प्रथम राष्ट्रीय संग्राम की ओर संकेत करता है और नहीं ये स्वतंत्रता संग्राम था। इनका मत कुछ और ही था। इनका मत ये था कि वर्तमान समय का जो स्वरूप है उसी के कारण ये संग्राम हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। पांचवा कारण लिखो, पीसी जोशी ने लिखा था। पीसी जोशी नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा था। उनका रिविलियन 1857 की किताब लिखी थी इन्होंने, रिविलियन 1857 यही लिखा था इन्होंने। तो पीसी जोशी ने क्या कहा है कि ये राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विलेय था, यानी कि एक विलेय पदार्थ था जो लोगों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा था। तो ये एक राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक जो है विहिल या विलेय पहुंचाने तक की बात थी कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, दम घुट रहा है या नहीं घुट रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। कोई खासकर इनका मत का कोई औचित्य नहीं था। विपिन चंद्रा लिखते हैं, एक विशेष इतिहासकार विपिन चंद्रा, जिनको आप लोग बहुत पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा चिल्लाते रहते हैं, इतिहास पढ़ाइए। विपिन चंद्रा का मत क्या था देखो, 1857 ईस्वी का विद्रोह विदेशी शासकों से राष्ट्र को मुक्त कराने की भक्तिपूर्ण प्रयास था। इनका मत तो थोड़ा संतुष्टपूर्ण है कि 1857 की जो क्रांति या जो विद्रोह होता है वो विदेशी शासकों को राष्ट्र के लिए मुक्ति करवाना भक्तिपूर्ण प्रयास था। इसके पश्चात एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुंशी जीवनलाल, और इन्हीं के साथ में एक इतिहासकार होते हैं। दोनों इतिहासकारों ने मिलकर लिखा है, एक का नाम है मोइनुद्दीन और मुंशी जीवनलाल, दोनों ने मिलकर क्या लिखा है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। इनका मत ये था भाई, मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन दोनों ने मिलकर ये बात कही थी कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। भारतीय इतिहासकारों में तो इन्होंने कहा था, और उसी प्रकार से विदेशी इतिहासकारों में भी दो व्यक्तियों ने कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है। तो ये पी रॉबर्टसन ने ये कहा था, और एक व्यक्ति और था जिन्होंने कहा था, जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रायल ने भी यही बात कही थी। और दो व्यक्ति ये थे, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था कोफलैंड जॉन वर्सनोटन, उन्होंने भी यही बात कही थी। ठीक है, तो इन तीन इतिहासकार, विदेशी इतिहासकारों का मत था, और दो भारतीय इतिहासकारों का मत था, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम था मुंशी जीवनलाल और दूसरा व्यक्ति था मोइनुद्दीन। याद रखना, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन दोनों इतिहासकारों का मत यह था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है। ठीक है, इसी के बाद में चाचा जवाहरलाल नेहरू और दुर्गादास बोधापाध्याय ने क्या कहा है, और सर सैयद अहमद खान, तीनों का एक मत था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बोधापाध्याय और सर सैयद अहमद खान, तीनों का एक मत है। उन्होंने क्या कहा है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है, कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्मित भारतीय जनता को संगठित संग्राम है। अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीयों की जनता का एक संगठित संग्राम बनाया गया है, संगठित करने का एक संग्राम है, उसको 1857 की क्रांति का नाम दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बोधापाध्याय और सर सैयद अहमद खान, इनका मत ये था। लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, उसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि और दो व्यक्तियों का सवाल यहां से पूछा जा सकता है। अशोक मेहता के बारे में पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये बात किसने कही थी, तो ये अशोक मेहता ने कही थी। और एक व्यक्ति और थे कि इन्होंने बताया था कि देखिएगा, विपिन चंद्रा ने जो लिखा है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन ने जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि 1857 का विद्रोह जो है एक सैनिक विद्रोह है। तो सैनिक विद्रोह भारतीय इतिहासकारों में मत दिया गया है, किनके द्वारा, मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन के द्वारा। और विदेशी इतिहासकारों में अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि पहला व्यक्ति था जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि सैनिक सिपाही विद्रोह बताया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर जॉन लॉरेंस, पहला व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति था जिन्होंने बताया था कि एक सैनिक विद्रोह है, तो उसका नाम था बेंजामिन डिज़रायल था। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम मैंने आपको लिखवाया था कि केवल एक सैनिक विद्रोह ही था, जिसका नाम था पी रॉबर्टसन, इन्होंने भी यही कहा था। और
कोफलैंड जॉन बुशनर ने ये कहा था कि एक नागरिक विद्रोह है। तो ये बहुत सारी चीजें इनमें इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको याद रखना है। एक दो बार क्लास का दौरान कर लेना। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार आप चेक कर लेना। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स लिखवाए हैं। 1857 की क्रांति में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आएगा। वैसे मैं दावा भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे नोट्सों में से सवाल आएंगे, बल्कि मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, एक विश्वास देता हूं कि शायद इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप पिछले सवाल पेपर सोल्व करते हैं या 1857 की क्रांति में जितने भी सवाल बनते हैं उनको अगर आप हल करते हैं तो लगभग आपको एवरेजन जो है 10-5 सवाल इन्हीं में से मिल जाएंगे। जितना है, मुझे एवरेज है जितना लगभग है, मतलब 90% सवाल इसी से मिलेंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। फिर भी देखिएगा, पेपर बनाने वाले के ऊपर है कहां से सवाल बन जाता है और किस प्रवृत्ति से सवाल बनाए जाते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या होता है। बाकी मेरी तरफ से मैंने सारी चीजें पर्याप्त करवाई है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से क्लासें आपकी चाहे कम होगी, लेकिन इसी प्रकार से क्लासें आपकी बड़ी बड़ी होगी। 1857 की क्रांति समाप्त हो गई है आपकी। अगले टॉपिक पर बात करेंगे तो किस प्रकार से भारत में शासन व्यवस्था लागू की जाती है, 1857 के बाद में क्या क्या होता है और किस प्रकार से 1947 तक की यात्रा हम लोग करते हैं, उनको लगभग आने वाली 4-5 क्लासों में हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 क्लास से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, या खींच के मान लीजिए 7 क्लास। 7 क्लास से ज्यादा क्लासें अब मैं नहीं दूंगा, जिसमें मैं 1947 तक की लड़ाई आपको लिखवा दूंगा, पहुंचा दूंगा, ठीक है। और आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त भी कर लेंगे। लगभग 1947 तक की लड़ाई देख लेंगे, फिर आगे की कहानी आगे है, ठीक है। और इससे ज्यादा आगे भी नहीं चलेंगे। तो ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही काफी है, या फिर वो रोज कुछ भी चाहिए और कुछ भी आपको बता देते, लेकिन अभी तैयार नहीं है सामान, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। आप लोग काफी समय से कहते थे कि सर क्लास बहुत छोटी है। अब मान लीजिए आप एक दिन की क्लास में आप 4 क्लासें ले लो, ठीक है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप लोग बोरिंग फील करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं देता था पहले, और समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं अगली क्लास में।